हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विजी जेके ट्रिक। फ्रेंड्स, पंकज सर आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए 11 अगस्त 2025 के करंट अफेयर की क्लास मैं लेने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में आता है। इसी क्षेत्र को लेकर 8 अगस्त 2025 को अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में नागोर्नो और काराबाग क्षेत्र के लिए शांति समझौता हुआ है। इस समझौते में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, अजरबैजान अर्मेनिया। नागोर्नो काराबाग एरिया जो है वो अजरबैजान के साउथ वेस्ट में आता है। इस एरिया को लेकर 1988 से लेकर हम देखते हैं कि डिस्प्यूट चल रहा था इन दोनों देशों के बीच में। ये एरिया टेक्निकली अजरबैजान का हिस्सा है, मगर मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर अर्मेनिया की है। जब भी कोई इंटरनेशनल या डिस्प्यूटेड एरिया न्यूज़ में होता है तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए एक बार इस एरिया का मैप देख लेते हैं ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर पाएँ। अजरबैजान की अगर हम बात करें तो उसके नेबरिंग कंट्रीज हो गए ईरान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया और कैस्पियन सी। यहाँ पर अर्मेनिया की बात करें तो उसकी नेबरिंग कंट्री है ईरान, टर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान। यहाँ पर कैस्पियन सी भी हमको दिखती है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। और कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर बॉर्डर बनाती हैं कैस्पियन सी की, उसको भी देख लेते हैं। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान कैस्पियन सी की बॉर्डर बनाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर ये मैप देखना इंपॉर्टेंट था। आइए बात करते हैं अब एग्रीमेंट के बारे में। इस एग्रीमेंट के बाद दोनों ही देशों के बीच में जो शांति है वो स्थापित की जाएगी। ये एरिया जो है वो टेक्निकली फिर से अजरबैजान के पास चला जाएगा और यहाँ पर एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसका नाम है ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये कॉरिडोर अजरबैजान को नेक्वियन एरिया से जोड़ेगा और ये कॉरिडोर बनाया भी यूएसए द्वारा जाएगा। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो नागोर्नो और काराबाग क्षेत्र को लेकर बहुत ही हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन किया है अजरबैजान और आर्मेनिया ने। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रुद्रास्त्र क्या है? रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। हाल ही में इंडियन रेलवेज ने एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रीजेट ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल किया। इस ट्रेन का नाम उन्होंने रुद्रास्त्र रखा है और ये 4.5 किलोमीटर लंबी है। ट्रायल की बात करें तो 7 अगस्त को उसका ट्रायल कराया गया था। यूपी में चंद्रौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेकर झारखंड के गारवा के बीच इसका ट्रायल कराया गया। कुल मिलाकर इसने 290 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में कवर करी। इस ट्रेन के अंदर 354 डब्बे थे और इसके अंदर 7 इंजन थे। 2 इंजन फ्रंट में थे और हर 59th बोगी के बाद इंजन था। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल कैपेसिटी इसकी 72 टन की है और एवरेज स्पीड इसकी लगभग 40.5 किलोमीटर है। आइए बात करते हैं रुद्रास्त्र ट्रेन के बेनिफिट्स के बारे में। इस ट्रेन के जरिए ईंधन की काफ़ी बचत की जा सकेगी। फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। ये एक लंबी ट्रेन है जो रेलवे में कंजेशन को कम करेगी, ट्रैफिक को कम करेगी। इसके बाद हमको पैसेंजर ट्रेन चलाने में भी सुविधा होगी। एक बार में बहुत ज़्यादा अधिक सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे पहले से ही दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसका गठन 16 अप्रैल 1853 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रेल भवन न्यू दिल्ली इंडिया में इसके हेडक्वार्टर है। रेलवे के लिए अलग ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और भारत में इस समय 18 रेलवे जोन हमको देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा संयुक्त राष्ट्रीय लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हमको अवाजा तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा बी, अवाजा तुर्कमेनिस्तान। तीसरी बार इसका आयोजन कराया गया। 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में इसका आयोजन यूएन द्वारा कराया गया था। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ये हर 10 साल में एक बार कराई जाती है। हर बार इसका आयोजन हमको यूनाइटेड नेशंस द्वारा ही देखने को मिलता है। पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस यहाँ पर होता है कि जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, इन कंट्रीज का ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े। क्योंकि जो भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती हैं उनके साथ एक बेसिक दिक्कत ये होती है कि वो चारों तरफ से दूसरी कंट्रीज से घिरी होती हैं। यहाँ पर जैसे कि नेपाल की बात करें तो नेपाल एक तरफ चाइना से घिरा हुआ है, एक तरफ इंडिया से घिरा हुआ है। अगर उसको ट्रेड करना है, अपना इंफ्रा बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हों।
तो लैंडलॉक कंट्रीज़ को भी एक फोरम मिले जहाँ पर वो एक होकर अपनी बात रख सकें, इसलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने ये कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इन कंट्रीज़ को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर इनके नेता आकर बात कर सकते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस 2003 में की गई थी कजाकिस्तान में, और दूसरी कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रिया में 2014 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में शांति, सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना इसका काम है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। गठन इसका 24 अक्टूबर 1954 को हुआ था। फिलहाल इसके अंदर 193 मेंबर हैं और 2 राष्ट्र यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में देखने को मिलते हैं, और इस समय इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए बाज आंख एंट्री ड्रोन सिस्टम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब सरकार ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए बाज आंख एंट्री ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब। बाज आंख एंट्री ड्रोन सिस्टम पंजाब की तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। हाल ही में 3 एंट्री ड्रोन सिस्टम लॉन्च किए गए हैं। जल्द ही यहाँ पर ऐसे 6 सिस्टम और लॉन्च किए जाएंगे। ऐसा देखा जा रहा था कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग्स लाता है, जिसके कारण पंजाब में ड्रग्स का यूज़ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और पंजाब से ये ड्रग्स दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, और जो ड्रग्स की समस्या है उससे निजात पाने में हमारे अथॉरिटीज़ को काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये जो पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि उनको भारत में आने से रोकेगा। आइए अब समझते हैं कि बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम काम कैसे करेगा। इस ड्रोन को हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो पंजाब में है उस पर डिप्लॉय कर देंगे। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आएगा उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, फिर अथॉरिटीज़ को अलर्ट और सिग्नल भेज देगा, और उसके बाद ये पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उसको मार गिराएगा। यहाँ पर पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ये ड्रोन सिस्टम स्मगलिंग को रोकेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, और जो ड्रग्स की समस्या हमको देखने को मिलती है उसको भी कम करेगा। तो बहुत ही अच्छी पहल है, यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया? तो भारत के पहले एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। राइट आंसर बी, हैदराबाद। इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका इनॉग्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में किया गया, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसे नेशनल बायो फार्मा मिशन के तहत बनाया गया है। इसकी जो लागत है वो 1.85 करोड़ है, और ये कुल मिलाकर 9,300 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरकार स्टेम सेल क्या होते हैं जिसके लिए ये बैंक बनाया गया है। फ्रेंड्स, स्टेम सेल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर हमको स्टेम सेल देखने को मिलता है। स्टेम सेल एक तरीके का स्पेशल सेल होता है जिसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो आगे जाकर किसी और ऑर्गन का सेल बन सकता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किसी ना किसी सेल से ही बने हैं। अगर हम हार्ट की बात करें, लिवर की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो ये सभी ऑर्गन्स सेल से बने हैं। मगर इन ऑर्गन के सेल्स भी किसी ना किसी सेल से बने होंगे, और ये जिस सेल से बने हैं उनको ही हम स्टेम सेल बोलते हैं। तो स्टेम सेल के पास एक काबिलियत है कि वो किसी और सेल में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, इनको संजो कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गन डेवलपमेंट में, रीडेवलपमेंट में स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। बर्थ के समय हमको स्टेम सेल और अच्छे से कारगर रूप से काम करते हुए दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं रिसर्च पर्पज से ये स्टेम सेल बायो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ खुली है? हैदराबाद में खुली है। इसको यहाँ पर नेशनल बायो फार्मा मिशन के तहत खोला गया है। तो भारत में बायो फार्मास्यूटिकल को बढ़ाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमको बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर 1,500 करोड़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 50% कॉस्ट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक देने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल भारत में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। ये एक पीएसयू है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये 2010 में स्थापित किया गया था। फिलहाल इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर जी तरुण शर्मा। इसकी लोकेशन है हैदराबाद, इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करता है।
चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है? WHO ने केनिया को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है। केनिया ऐसा करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो गया सी, केनिया। वो अब स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी से मुक्त हो चुका है। स्लीपिंग सिकनेस एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। इसे ऑफिशियली अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियोसिस नाम से जाना जाता है। ये जो बीमारी है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी नाम के पैरासाइट के कारण होती है। इसका मेन कैरियर टिट्सी फ्लाई होता है, जिसके कारण ये फैलती है। इस बीमारी में हेडेक, जॉइंट पेन, कंफ्यूजन और सोने जैसी समस्या होती है। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज ऐसी डिसीजेज होती हैं जो अधिकतर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होती हैं। इसके अंदर लगभग 20 बीमारियां आती हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन पर सरकारों का कम ध्यान जाता है और इनके रोकथाम और उपचार के लिए भी सरकार कम पैसा खर्च कर पाती है। इसलिए इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कहा जाता है, जैसे कि डेंगू, ट्रकोमा, रेबीज, लेप्रोक्सी। ऐसी बीमारियां इसके अंदर शामिल हैं। आइए बात करते हैं WHO की। तो WHO एक UN की एजेंसी है। इसका मकसद है दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। 194 नेशंस इसके मेंबर हैं और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अडोनम ग्रेबियसिस। केन्या की बात करें तो ये एक अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी नैरोबी है। करेंसी है केन्यन सीलिंग्स और इस समय इसके प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो यहाँ पर पंजाब ने इस चैंपियनशिप को जीता है। राइट आंसर सी, पंजाब। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। इसमें पंजाब ने झारखंड को 4-3 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में पहले पायदान पर पंजाब, दूसरे में झारखंड और तीसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश रहा। हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप अंडर 16 के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन हर साल हॉकी इंडिया ही करता है। इससे पहले इसका जो संस्करण था 14th, वो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था और उसमें भी विनर पंजाब ही रहा था। हॉकी इंडिया के बारे में बात करें तो ये इंडिया की गवर्निंग बॉडी है। अप्रैल 2008 में इंडियन हॉकी फेडरेशन को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भंग कर दिया गया था। इसके बाद इंडियन हॉकी को मैनेज करने के लिए हॉकी इंडिया ने काम करना शुरू किया। इसकी स्थापना 2009 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इंडिया में है। फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुवालू देश कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में स्थित है। राइट आंसर सी, पैसिफिक ओशन। तुवालू पैसिफिक ओशन का एक ऐसा देश है जो पूरे देश का प्लैंड माइग्रेशन करने वाला है, यानी कि इस देश में जो भी लोग रहते हैं वो अब माइग्रेट करेंगे। ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। क्योंकि सी लेवल राइज होने वाला है, इस खतरे को देखते हुए तुवालू ने ये निर्णय लिया है कि उस देश के सभी नागरिक अब माइग्रेट करेंगे। हर साल 280 नागरिक माइग्रेट करेंगे। 2025 के अंत तक हम देखते हैं कि 280 तुवालू नागरिक ऑस्ट्रेलिया भेजे जाएंगे। कई स्टडीज के अनुसार तुवालू 25 सालों में ओशन में डूब जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड में भी माइग्रेशन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया से फिलिपिनी यूनियन ट्रीटी को साइन किया है। तुवालू के बारे में बात करें तो ये ओशियाना क्षेत्र में एक देश है। इस देश में कुल मिलाकर 9 आइलैंड हैं। पॉपुलेशन लगभग 11,000 है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है। करेंसी तुवालियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इस समय इसके प्रधानमंत्री हैं फेलिटी टियो। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन। अगल विलक्कु योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये योजना हमको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर अनबिल महेश पोयमोजी ने अगल विलक्कु स्कीम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है क्लास 9 से लेकर 12th तक की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनमें डिजिटल अवेयरनेस को फैलाना। इसके अंदर साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के बारे में सिखाया जाएगा। कैरियर गाइडेंस दी जाएगी। स्टूडेंट्स और टीचर्स की कमेटी बनाई जाएगी ताकि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम का पता चले और फिर उसका सलूशन भी किया जा सके। ये स्कीम तमिलनाडु के सभी गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च की गई है। इस स्कीम के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए एलोकेट भी किए हैं। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर ए, 12 अगस्त। इस दिवस का उद्देश्य है यूथ के इश्यूज को और उनकी समस्याओं के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। इस दिवस को यूनाइटेड नेशंस ने 1999 से मनाना
शुरू किया है। पहला इंटरनेशनल यूथ दिवस 12 अगस्त 2000 में मनाया गया था। 2025 में इस डे की थीम है यूथ एडवांसिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप। आइए अगस्त में जो और भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा डे देखा, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे था, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है, 9 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे भी होता है, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे मनाया गया। तो यहाँ पर हमने 11 अगस्त 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब सब मैं रिवीजन का। तो आइए 9 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बार लाया गया ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस किसे दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नाइजीरिया के डॉक्टर एरिनारे को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इस साल ही गठित किया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन चाइना में किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की 2025 की व्यापार में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? तो यहाँ पर हमको पहले स्थान पर जेनसन हुआंग देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर जेनसन हुआंग। फोर्थ क्वेश्चन है, शाहीन पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह पहल शुरू की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किसे कैंसर जनक वायरस के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर WHO ने हेपेटाइटिस डी को एक बार फिर से कैंसर जनिक वायरस के रूप में कैटेगराइज किया है। राइट आंसर हेपेटाइटिस डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ऑन विच डे? तो ये दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया बुक हैज बीन रिटन बाय whom? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब प्रियमवदा जयकुमार द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, 2025 में शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? SCO का आयोजन हमको चाइना में देखने को मिलेगा। राइट आंसर चाइना है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी भाग लेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? भारत की पहली मीडियम मशीन गन विकसित की है लोकेश मशीन्स लिमिटेड। राइट आंसर लोकेश मशीन्स लिमिटेड। 10th क्वेश्चन है, भारत का पहला AI पावर्ड लर्निंग ऐप टूटोस किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, IIT पालाकड़ ने इस ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है टूटोस, जो कि लर्निंग ऐप है, AI द्वारा संचालित किया जाएगा। यहाँ पर हमने 9 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो सबसे पहले 9 अगस्त के क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो फ्रेंड्स चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। राइट आंसर आर्टिकल 24। सेकंड क्वेश्चन था, कोयना डैम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। तीसरा क्वेश्चन था, चाय के बागान के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल जो होती है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होती है टी गार्डन्स के लिए। राइट आंसर लेटराइट मिट्टी। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए थे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज कॉमनली नोन एज, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आम रूप से किस नाम से जाना जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, अमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 11 अगस्त 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।